Hello, students. Welcome to Learn It. My name is Sanjeev. Today's topic is historical background. Now, you all know that this topic is very important, high yielding topic. है. But we are not going to start the historical development from the Regulating Act of 1773, जो कि आप usually करते हो. The reason is, first we need to understand what was the reason कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने की जरूरत पड़ी 1773 में. उसके व्हाट वर दी कंडीशन जो एग्जिस्ट कर रही थी इंडिया में. जब हम इसको समझेंगे तभी हमें वो प्रोविजन समझ में आएगा. हमें एग्जाम में ये सारे प्रोविजन याद इसलिए नहीं होते या फिर कंफ्यूजन होता है बिकॉज हम इसको एक टेक्स्ट की तरह पढ़ने की रटने की कोशिश कर रहे हैं. हम इसको एक स्टोरी फॉर्मेट में पढ़ेंगे एंड वी विल ट्राई टू सी कि कोई प्रोविजन इसमें लाया गया है तो क्यों लाया गया है, व्हाट वाज द रीजन. तो आपको इसको रिकॉल करने में बहुत ही आसानी होगी. Before I start the Regulating Act of 1773, let us see some basics जो उस समय एग्जिस्ट करते थे. तो आपको पता है कि पूरा का पूरा हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है हम इसको डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में. एक होता है कंपनी रूल. कंपनी रूल स्टार्ट होता है हमारा 1773 से एंड इट विल गो अप टू 1858. देन कम्स द क्राउन रूल. The Crown Rule start from 1858 and it will go up to the India Independence Act of 1947. Now, in this lecture, we are going to deal with the Company Rule and in the next lecture, we will see the Crown Rule. हम अलग-अलग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि स्टोरी अलग-अलग है. यहाँ अलग है, यहाँ अलग है. एक साथ अगर हम पढ़ लेंगे, फिर से वही कंफ्यूजन जो आपको हमेशा प्रोविजंस में होती है, वही होंगी. ठीक है? तो एक-एक करके समझते हैं. पहले अगर हम उस टाइम की कंडीशन देखेंगे तो आपको पता है कि ड्यूल सिस्टम चल रहा था. ये ड्यूल सिस्टम क्या है अभी मैं समझाता हूं. पहली बात ये समझो कि ये ड्यूल सिस्टम लाया कौन था. ड्यूल सिस्टम लाने वाला आदमी था रॉबर्ट क्लाइव. नाउ दिस रॉबर्ट क्लाइव इन 1765 इन द बैटल ऑफ बक्सर, आपको पता है कि ये जीत गया. और जीतने के बाद इसने क्या किया, इसने जो दीवानी राइट्स है, दीवानी राइट्स मतलब दी राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू, ये कंपनी के पास चली गई. और जो निजामत था, दी निजामत, निजामत मींस द एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट, ये चला गया नवाब के पास. अब देखो पैराडॉक्स क्या है, व्हाट इज द पैराडॉक्स इन दिस. जो पावर है वो कैसे आती है, रेवेन्यू कलेक्शन से. वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले ली. इसका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है पावर बट विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी. देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी. नवाब के पास क्या चली गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी बट देयर इज नो पावर. दिस इज नोन एज द पैराडॉक्स, द ड्यूल सिस्टम, दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी हैज द पावर बट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी. द निजामत हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी बट नो पावर. नाउ लेट अस सी. So this is the dual system. The Diwani right is with the company and the Nizamat is with the Nawab. The paradox is all the money, all the power is with the East India Company, but there was no responsibility. And the Nawab had all the responsibility, but no money. Now, ऐसा क्या हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाने की जरूरत पड़ी. व्हाट वाज द ब्रेकिंग पॉइंट. अब देखो क्या हो रहा था ना, यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे ये बाहर ये जब जा रहे थे अ, अपने देश यूके में, तो यहां से बहुत सारा पैसा लूट के ये लोग थ्रू द करप्शन, थ्रू द ब्राइबरी ये लेके गए. अब हुआ ये कि ये इतने ज्यादा इनके पास करप्शन का पैसा था कि वहां पे जाके ये लोग क्या करते थे कि बड़े बड़े इस्टेट्स खरीद लेते थे, बहुत ही जमीनें खरीद रहे थे. इवन पॉलिटिकल पावर भी इनके पास आ रही थी बिकॉज इनके पास पैसा था. अब जो यूके के अंदर बाकी थे वो इसको देख के काफी ही आप कह सकते हो कि परेशान थे कि यार ये पूरा इंडिया से पैसा लूट के यहाँ पे पावर भी गेन कर रहे हैं और इनके पास जमीनें भी आ रही हैं. तो इनको कहा गया नवूब्स. आपने बहुत सुना होगा मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर. इनको कहा जाता था क्योंकि ये
यहां से फॉर्च्यून लूट के चले गए अपने देश। अब हुआ ये कि 70 के अंदर बंगाल में एक फेमाइन आया और फेमाइन के टाइम पे 1/3 ऑफ दी जो टैक्स बेस था, जो टैक्स देता था, वो वाइप आउट हो गया। अब इनके पास पैसे नहीं बचे, रेवेन्यू कलेक्शन कम हो गया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसको बैंकरप्ट घोषित कर दिया और वहां की गवर्नमेंट से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से इन्होंने 1.5 मिलियन यूरोस इन्होंने लोन मांगा। अब उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, नॉर्थ, इन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको पैसा देंगे, बेल आउट करेंगे, बट देयर इज वन कंडीशन। कंडीशन इज वी आर गोइंग टू रेगुलेट यू थ्रू द पार्लियामेंट्री लॉज। और ये जो रेगुलेशन है, यहीं से आया द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। नाउ यू विल नेवर फॉरगेट कि ये रेगुलेटिंग एक्ट का नाम रेगुलेटिंग क्यों है, बिकॉज देयर वाज अ कंडीशन कि पैसा तो देंगे, बट आपके ऊपर हम रेगुलेशन भी लगाएंगे। नाउ वी विल स्टार्ट विद द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सी नाउ, दो तीन चीजें आप रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में समझो। ये रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल द ईस्ट इंडिया कंपनी। पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने की कोशिश की गई एंड पहली बार कंपनी के पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को डिफाइन किया गया। पहले तो डिफाइन ही नहीं था कि करना क्या चाहती है ईस्ट इंडिया कंपनी। पहली बार उनके पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों फंक्शंस को पहली बार डिफाइन किया गया और दिस वाज द फर्स्ट टाइम जो सेंटर, आप जो ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन आज देख रहे हो, इसकी फाउंडेशन यहीं से आई है। ये था फाउंडेशन पहली बार। नाउ लेट अस सी सम की प्रोविजंस। अब इसने क्या किया, इसने जो गवर्नर ऑफ बंगाल है, इसने गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने? दी वॉरेन हेस्टिंग। अब देखो, वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए और क्या किया, देखो उस समय 3 प्रोविंस हुआ करते थे, बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल। अब इन सब में एक एक गवर्नर होते थे और इनकी पावर ऑलमोस्ट सिमिलर थी। बट जब एक गवर्नर यानी गवर्नर ऑफ बंगाल को इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, तो जो गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड दी मद्रास, नाउ दे वर मेड सबऑर्डिनेट टू दी बंगाल इन मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस। प्लीज रिमेंबर दिस, इन मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस। पहले ये इंडिपेंडेंट थे, बॉम्बे एंड मद्रास के गवर्नर इंडिपेंडेंट थे, बट जैसे ही इस दी गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, नाउ इन मैटर्स ऑफ द वॉर एंड पीस दे वर सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहली चीज। दूसरा ये हुआ कि जो एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, एग्जीक्यूटिव काउंसिल कितने मेंबर्स की? 4 मेंबर्स की। प्लीज रिमेंबर दिस, 4 मेंबर्स की एक काउंसिल बनाई गई जिसका काम था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करना। अब सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि ये चलो 4 मेंबर की काउंसिल है, इसकी हेल्प करेगी, बट द प्रॉब्लम वाज कि इस 4 में से जो 3 थे, दे वर द एनिमी ऑफ द हेस्टिंग। ये इसके दुश्मन थे। अब वोटिंग कैसे होती थी? मेजॉरिटी से वोटिंग होती थी। इसका मतलब अगर 3 लोगों ने कुछ कोई चीज में वोट कर दिया तो वो पास हो जाएगी। अब प्रॉब्लम ये थे कि जो 3 थे ये अगेंस्ट हेस्टिंग थे, तो हर किसी मैटर में ये तीनों एक साथ हो जाते थे और इसके अगेंस्ट वोट कर देते थे। तो जीतता कौन था हमेशा? ये 3 काउंसिल मेंबर। अब ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम थी हेस्टिंग को, यानी हेस्टिंग के पास कोई वीटो पावर नहीं थी, तो हर बार वो हार जाता था। अब ये देखो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो, तो हर बार वो अगर वो हार जाएगा तो उसको अच्छा लगेगा नहीं, है ना? तो यहां से एक प्रॉब्लम शुरू हुई एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। और क्या हुआ, इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश की कैलकाटा के अंदर इन दी 1774, जिसमें एक चीफ जस्टिस थे और 3 जजेस थे। चीफ जस्टिस कौन बने थे? इम्पे, ये चीफ जस्टिस बने थे।
नाउ इनका जो ज्यूरिसडिक्शन था इस सुप्रीम कोर्ट का, वो बहुत ब्रॉड था, मतलब सिविल में भी देखते थे एंड क्रिमिनल में भी देखते थे। ठीक है? तो इनके पास काफ़ी अ, बड़े ब्रॉड इनके पास ज्यूरिसडिक्शन था एंड दिस वाज़ ओवर द ब्रिटिश सब्जेक्ट, यानी ब्रिटिश सब्जेक्ट भी इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते थे। अब देखो क्या हुआ? प्रॉब्लम ये थी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है? इसकी भी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई काउंसिल के साथ। किसके साथ? काउंसिल के साथ। अब देखो, एक चीज़ और 1773 ने की, इन्होंने कहा कि अब ब्राइब इज प्रोहिबिटेड। ब्राइब प्रोहिबिटेड है, दैट मीन्स प्राइवेट ट्रेड इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड, ब्राइब इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड। उस समय ब्राइब को प्रेजेंट बोलते थे, प्रेजेंट आज भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये ब्राइब, प्रेजेंट एंड प्राइवेट ट्रेड ये बैन कर दिया इन्होंने। और जो गवर्नर जनरल की सैलरी थी उसको बढ़ा दिया, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा दी। इसलिए बढ़ाई गवर्नर जनरल की सैलरी को, इसको बढ़ा के इन्होंने कर दिया 25,000 यूरोस पर ईयर, सो दैट गवर्नर जनरल ब्राइब और ये सब ना ले, इनकी सैलरी इन्होंने बढ़ा दी। नाउ दी, और जो कंट्रोल था वो किसके पास था? कंट्रोल था इनके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास। अभी बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं आए हैं, प्लीज रिमेंबर, अभी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, यानी सारी पावर किसके पास है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते थे? ईसीआई की गवर्निंग बॉडी हुआ करती थी, ईसीआई की गवर्निंग बॉडी। और क्या बोलते थे उसको? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, सीओडी। इसको याद रखना है क्योंकि हम इसको बाद में यूज करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट में। तो इसका मतलब ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, इनके पास पावर है रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री, सारी पावर है। ठीक है, अब देखो, थोड़ा सा समझो कि ये हुआ क्या। यहां से आपको ये कहानी समझ में आएगी कि व्हाट वाज हैपनिंग नाउ। जैसा मैंने बोला कि देखो, काउंसिल और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इनमें कॉन्फ्लिक्ट था, काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट, इसमें कॉन्फ्लिक्ट था। अब ये कॉन्फ्लिक्ट कहां तक पहुंचा और कैसे इसके बाद के एक्ट्स आए, इनको जरा समझो तो आपको ना सारी चीजें याद हो जाएगी, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, सबसे पहले क्या हुआ कि 1775 के अंदर हेस्टिंग का एक एनिमी था जिनका नाम था महाराजा नंद कुमार। अब महाराजा नंद कुमार एनिमी थे हेस्टिंग के। हेस्टिंग कौन है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इन्होंने हेस्टिंग को, नंद कुमार ने हेस्टिंग के ऊपर ब्राइबरी के चार्जेस लगाए, कि ब्राइबरी के चार्जेस लगाए। अब जो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट 1774 का, याद करो कौन है? इम्पे। इन्होंने क्या किया, जैसे, क्योंकि ये जो चीफ जस्टिस थे ये फ्रेंड थे किसके? हेस्टिंग के। तो जैसे ही हेस्टिंग के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए किसने? महाराजा नंद कुमार ने। तो चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने नंद कुमार को ही अरेस्ट कर लिया, एक फॉर्जरी के केस में। फॉर्जरी के केस में अरेस्ट कर लिया। नाउ एट दैट टाइम फॉर्जरी एक माइनर ऑफेंस हुआ करता था। कहां पे? इंडिया में। बहुत ही माइनर ऑफेंस था, बट इट वॉज अ कैपिटल पनिशमेंट इन दी ब्रिटेन। ब्रिटेन में कैपिटल पनिशमेंट था इसका, बट इंडिया में माइनर था। तो लास्ट में क्या हुआ? नंद कुमार को फांसी दे दी गई 1775 में। पहली चीज ये हो गई। इससे ये पता लगा, इसको हम कहते हैं जुडिशियल मर्डर। तो अब जितने भी थे सबको पता लग गया कि देखो, अगर आप हेस्टिंग के खिलाफ जाओगे तो ये हो सकता है। तो पहली चीज ये हो गई। अब मैंने आपको बताया था कि 4 मेंबर थे, उनमें से 3 जो थे वो अगेंस्ट थे हेस्टिंग के। अब हुआ क्या कि इतनी ज्यादा दुश्मनी बढ़ गई काउंसिल और गवर्नर जनरल के बीच में कि जो फ्रांसिस थे काउंसलर, जो मेन थे, उनके साथ इनका पिस्टल ड्यूल हुआ और उन्होंने उनके कंधे पर, शोल्डर पे गोली मार दी। किसने? हेस्टिंग ने। हेस्टिंग ने गोली मार दी अपने ही काउंसिल मेंबर फ्रांसिस को। फिलिप फ्रांसिस उनका नाम था, उनके कंधे पे गोली मार दी। अब ये सारी चीजें होने लगी, तो लास्ट में क्या हुआ? इंग्लैंड में इनके जो फ्रांसिस थे, ये जो फिलिप फ्रांसिस है, इनके गाइडेंस में एडमंड बर्क नाम के एक, इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड में इंपीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर दिया वॉरेन हेस्टिंग के खिलाफ।
आपने जरूर पढ़ा होगा कि इंपीचमेंट हो रहा था। ये इंपीचमेंट इसीलिए हो रहा था, ये इन हरकतों की वजह से ही हो रहा था। अब ये 7 साल तक चला ये इंपीचमेंट प्रोसेस, लेकिन लास्ट में जाके इनको छोड़ दिया गया। इससे ये पता लगा कि दी कंपनी डीप इनके अंदर करप्शन फैल चुका है। तो भरोसा उठ रहा था अब धीरे-धीरे। इसके इसी को सॉल्व करने के लिए इतनी जो इन्होंने ये पूरा chaos मचा रखा है, इसको ही सॉल्व करने के लिए आया अमेंडिंग एक्ट, जिसको आप एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हो। आज आपको पता चला कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों कह रहे हैं इसको। आपने बस रटा। अब एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया 1781। क्यों आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट, आप इस बात को समझो। दिस सबसे पहले जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, दिस 1781, it was based on a committee which is known as the Touchet committee। इसके रिकमेंडेशन पे ये आया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो ये इतना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी था। तो ये जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये एक कमेटी बनाई गई थी। इन्हीं की रिपोर्ट के बेसिस पे ये अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 आया। अब क्या इसका काम क्या था कि हम कैसे भी करके ये जो सुप्रीम कोर्ट हमने 1774 में बनाई एंड द गवर्नर जनरल जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया जाए। ठीक है, अब इसके की प्रोविजन क्या थे, आप इस समझो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के की प्रोविजन क्या थे। सबसे पहला इसने, चलो यहां देखते हैं थोड़ा सा एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781। नाउ दिस एक्ट ऑफ सेटलमेंट, पहले इन्होंने एक इम्यूनिटी दे दी। इम्यूनिटी किसको इम्यूनिटी दी? गवर्नर जनरल एंड काउंसिल को, कि गवर्नर जनरल एंड काउंसिल दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दी सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन, कि सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में ही नहीं आते हैं। अगर इन्होंने कुछ भी एक्ट किया है इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी, देन द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इंटरवीन। तो हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। यही तो कॉन्फ्लिक्ट था ना, बार बार सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर रही है। तो इन्होंने कहा कि चलो हम बाहर ही कर देते हैं, आपको एग्जाम्प्ट कर देते हैं गवर्नर जनरल एंड काउंसिल को ऑफिशियल एक्ट के लिए। दूसरा इन्होंने कहा कि जो भी रेवेन्यू मैटर्स है, द रेवेन्यू मैटर्स, सुप्रीम कोर्ट वाज प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंटरवीनिंग एनी रेवेन्यू मैटर्स। लो, अब पैसा भी बच गया, यानी कि जो गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव चाहते थे वो सारा हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट अब ये भी नहीं देख सकती, रेवेन्यू मैटर्स भी नहीं देख सकती। अब और क्या इन्होंने कहा कि हम पर्सनल लॉज लगाएंगे, यानी कि हिंदू के लिए हिंदू लॉ, मुस्लिम के लिए मुस्लिम लॉ। ये एक चीज लाई गई इसमें। और इसमें एक और चीज कही गई कि दी गवर्नर जनरल इन काउंसिल, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ये जो है ये फ्रेम करेंगे रेगुलेशंस, किसके लिए? प्रोविंशियल कोर्ट्स के लिए, प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल के लिए। अब आप देखो, इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट का एक ही रीजन था, सुप्रीम कोर्ट एंड द एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना। अब आपको इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कैसे कॉन्फ्लिक्ट एंड होगा? पहले हम गवर्नर जनरल को इम्यूनिटी दे देंगे कि सुप्रीम कोर्ट इसमें जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, रेवेन्यू मैटर्स हटा देंगे, पर्सनल लॉ लगा देंगे कि हिंदू के लिए आप हिंदू देखो, मुसलमान के लिए आप मुस्लिम देखो, और लास्ट में गवर्नर जनरल इन काउंसिल ही प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल्स के लिए रेगुलेशन बनाएगी। याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब आपको पता है कि 1773 से क्या हुआ, हम कहां तक पहुंचे। ठीक है, अब आ जाओ पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद आता है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। अच्छा, पिट्स इंडिया एक्ट में आपको मैं एक चीज बताता हूं। ये जो आप पिट्स इंडिया एक्ट देख रहे हो, इसमें जो ये पिट्स है, ये क्या है? कभी आपने सोचा? आपने हमेशा पढ़ा पर कभी ये सोचा नहीं कि ये पिट्स का मतलब क्या है। देखो, ये पिट जो है, ये है विलियम पिट। विलियम पिट, देखो क्या हुआ था, थोड़ी कहानी समझो। 1783 के अंदर देयर वाज एन अटेम्प्ट, एक रेडिकल बिल लाया गया टू अबॉलिश द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड ट्रांसफर द पावर टू द 7 कमिश्नर व्हिच वर नेम्ड बाय द पार्लियामेंट। जरा समझो इसको।
1783 इसमें एक बिल लाया गया जिसके अंदर यह कहा गया कि जो कैंसल करो इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। हु वर द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स? दे वर द गवर्निंग बॉडी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो एक बिल लाया गया जिसमें कहा गया इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अबॉलिश कर दो एंड इसकी सारी पावर 7 कमिश्नर्स को ट्रांसफर कर दो, जो कि अपॉइंटेड किए जाएंगे पार्लियामेंट के द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। बट जो उस समय के किंग थे, किंग जॉर्ज 3, उनको यह बिल पसंद नहीं आया, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड, इनको थ्रेटन किया कि भाई अगर आपने इस बिल को वापस नहीं लिया तो आई विल वोट अगेंस्ट दिस बिल। सो बिल फेल हो गया। एक बार ये बिल फेल हो गया तो गवर्नमेंट गिर गई, गवर्नमेंट फेल। अब जैसे ही गवर्नमेंट गिरी तो नए पीएम बने, उन नए पीएम का नाम था विलियम पिट जूनियर, और यंगर आप कह सकते हो, जो भी है। ये 24 की एज में प्राइम मिनिस्टर बन गए और इन्हीं के नाम पे ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया। अब इस पिट्स इंडिया एक्ट ने ना कुछ चीजें की। सबसे पहले इसने एक डबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया। डबल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसको समझो जरा, डबल गवर्नमेंट का मतलब क्या है। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ना, इसने सबसे पहले एक डबल गवर्नमेंट बनाई। इस डबल गवर्नमेंट के अंदर इन्होंने कहा कि हम एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो पहले से थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल फंक्शंस को देखेंगे। अगर आपको याद नहीं होता है कि क्या है, तो सी फॉर सीओडी, सी फॉर कमर्शियल याद रखना, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास क्या था? कमर्शियल फंक्शन। दूसरा इन्होंने एक और बॉडी बनाई जिसका नाम इन्होंने रखा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था पॉलिटिकल अफेयर्स को देखना। पॉलिटिकल अफेयर्स मतलब सिविल, मिलिट्री एंड द रेवेन्यू मैटर्स। इसका मतलब इन्होंने दो गवर्नमेंट बना दी। अब आप देखो ध्यान से, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे जिनके पास पहले सारी पावर थी, अब इनकी पावर ले ली गई कि आप सिर्फ कमर्शियल फंक्शन देखो, बाकी सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देख लेंगे। एंड दे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा है कि ये ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर है, ब्रिटिश पार्लियामेंट इसको कंट्रोल कर रही है। अब पहली बार दिस पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर जो इंडियन टेरिटरीज थी उसको कहा गया ब्रिटिश पोजेशन, ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। पहली बार इंडियन टेरिटरी को ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया कहा गया। और ब्रिटिश का देखो, आपको तो ये दिख ही रहा है। तो अब क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, सुप्रीम कंट्रोल ले लिया कंपनी के अफेयर में। नाउ लेट अस सी सम प्रोविजंस। तो पहले मैंने आपको बता दिया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम है कमर्शियल फंक्शन देखना, डबल गवर्नमेंट जो बनी है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम है पॉलिटिकल फंक्शन देखना। अब ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसमें 6 कमिश्नर्स थे, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये 6 कमिश्नर्स कौन होंगे? ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा अपॉइंटेड होंगे। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है। तो आपको एक चीज ये समझ में आ गई कि पिट्स इंडिया एक्ट ने एक काम बहुत बड़ा किया, इसने अलग कर दिए कमर्शियल फंक्शंस को एंड पॉलिटिकल फंक्शंस को, अलग अलग कर दिया। देखो धीरे धीरे ये लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को कम कर रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने गवर्नर जनरल जो काउंसिल थी, देखो थोड़ा सा यहां भी समझो। अभी तक गवर्नर जनरल काउंसिल में आप देख रहे थे 4 मेंबर्स थे, और मैंने आपको यह बताया कि ये 4 में से जो 3 थे ये हेस्टिंग के अगेंस्ट थे। तो जब भी वोटिंग होती थी तो वोटिंग कैसे होती थी? मेजॉरिटी से। मेजॉरिटी का मतलब 3 लोग अगर एक साथ आ गए तो वो बिल पास हो जाएगा। तो ये 3 तो हमेशा ही अपने साथ रहते थे और ये अगेंस्ट हेस्टिंग थे, तो हेस्टिंग को हमेशा ही वीटो कर देते थे ये लोग। अब ये बात पसंद नहीं आई है ना हेस्टिंग को, तो इन्होंने क्या किया, पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर, पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर इन्होंने क्या किया
कि 4 से इसको कम करके 3 कर दिए, मेंबर्स को 3 कर दिए। अब 3 करने का मतलब क्या था, आप ये देखो कि इसका मतलब क्या है। जब ये 3 हो गए, अब मुझे बताओ कि गवर्नर जनरल को कितने वोट चाहिए? गवर्नर जनरल को एक बस अपने साथ एक आदमी को जोड़ना था और ये इनके पास कास्टिंग वोट था। तो हो गया इनका काम। ये लो। पहले क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि ये 3 थे। तो ये जीत जाते थे। अब कौन जीतेगा? गवर्नर जनरल जीतेगा। इसीलिए 4 से इन्होंने कम करके 3 मेंबर कर दिए, सो दैट द गवर्नर जनरल कैन हैव वीटो। ठीक है? अब देखो इसके अंदर कुछ चीजें और हुई, थोड़ा सा मैं आपको और बताता हूं। यही देख लो चलो। इसके अंदर ना एक और चीज हुई, इन्होंने क्या किया, एक स्मॉल ग्रुप बनाया 3 डायरेक्टर्स का, फिट्स इंडिया एक्ट के अंदर ही 3 डायरेक्टर का इनके पास एक स्मॉल ग्रुप बनाया, जिसको आप अर्जेंट या फिर सीक्रेट मैसेज भेज सकते हो। कौन भेजेगा? ये भेजने का काम था ब्रिटिश कैबिनेट का। और ये किससे छुपाना चाह रहे थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से, कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को पता लगे बिना हम अपना मैसेज इन 3 डायरेक्टर्स के ऊपर पहुंचा दें और वो वहां पे एक्ट करे। तो एक सीक्रेट कमिटी बनाई गई इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर एक पॉलिसी ऑफ नॉन एग्रेशन भी था, बट वो कभी आ नहीं पाई। तो वो पेपर पे ही थी, इसीलिए आप देखते हो कि किसी बुक में वो लिखा नहीं होता पॉलिसी ऑफ नॉन एग्रेशन। बट देयर वाज अ सेक्शन 34 which declared that there is a policy of non aggression, we will not use the force, but this was not implemented, तो कभी पूछा भी नहीं जाएगा आपसे एग्जाम में, so leave it. Then comes the act of 1786, very important, the act of 1786. अब देखो यहां पे प्रॉब्लम, कॉर्नवालिस जो थे ना, ये एक जनरल थे, दिस कॉर्नवालिस, ये एक जनरल थे। तो इन्होंने ना सरेंडर कर दिया यूएसए के अंदर, यूएसए के अंदर सरेंडर किया था। और इनको कहा गया वहां से ना, निकाल के इनको कहा गया कि आप एक काम करो, आप गवर्नर जनरल बन जाओ इंडिया में जाके। तो कॉर्नवालिस ने कहा कि ठीक है, मैं देखो गवर्नर जनरल तो नहीं बनूंगा। क्यों नहीं बनूंगा? क्योंकि मेरे पास, क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या चल रही है, गवर्नर जनरल के पास एब्सोल्यूट पावर है नहीं। अभी आपने ऊपर देखा, काउंसिल मेंबर बड़े परेशान कर रहे हैं इनको। तो जो ये था हमारा कॉर्नवालिस, इसने कहा कि ठीक है, मैं गवर्नर जनरल बन जाऊंगा, बट आई वॉन्ट दी ओवर राइडिंग पावर। ओवर राइडिंग पावर, ओवर राइडिंग पावर किससे? काउंसिल के डिसीजन से, यानी कि काउंसिल का कोई भी डिसीजन हो, आई शुड बी ओवर पावर दैट डिसीजन। दूसरा उसने कहा कि ये जो गवर्नर जनरल है, यही कमांडर इन चीफ भी बनेंगे। एक ही आदमी होगा जो गवर्नर जनरल भी होगा, कमांडर इन चीफ भी होगा। तो उन्होंने कहा कि अगर ये दो हमारी शर्तें मान लोगे तो मैं बन जाऊंगा गवर्नर जनरल। तो इनकी शर्तें मान ली गई। यही है आपका 1786 का एक्ट। देन आता है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1793। नाउ चार्टर एक्ट ऑफ 1793, आपको पता है कि ये जो चार्टर एक्ट है, ये कहां से कहां तक चले? ये 1793 से चार्टर एक्ट हमारे 1853 तक चले। नाउ इस चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के अंदर जो गवर्नर जनरल थे, वो थे जॉन शोर। कैसे याद रखोगे जॉन शोर? बहुत इजी है। चलो आओ, मैं आपको थोड़ा सा सिखा देता हूं। हर बार मैं ही बना के दूं, ये भी अच्छी बात नहीं है, और हर जगह ही यूज किया जाए, ये भी ठीक नहीं है। बट मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं फॉर द इजी रिमेंबर। जैसे मैंने कहा कि चार्टर एक्ट ऑफ 1793, अब आपको ऐसे तो याद रहेगा नहीं कि इसका प्रोविजन क्या है। जैसे पिट्स इंडिया एक्ट में आपको नाम याद है, पिट्स इंडिया एक्ट है, बट द प्रॉब्लम इज इसमें कोई नाम नहीं है चार्ट, क्योंकि सारे ही चार्टर एक्ट है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो अब ये बड़ा मुश्किल है कि आइडेंटिफाई करना कि कौन सा चार्टर एक्ट क्या है। बहुत सिंपल है, आप यहां से बना लो, 9 इज पी,
दिस इज एम, पीएम बना लिया, ठीक है। अब ये कैसे बनाते हैं, प्लीज आप लोग पुराने लेक्चर्स जाके देखो, मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कि हाउ टू यूज दिस टेक्निक। आपको ये सारी, मैंने आपको बोला था कि 5 मिनट आप लगा लो, 5 मिनट अगर आप लगा लोगे तो आपकी मैं सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो 5 मिनट लगा के जाके आप अपना जो लेक्चर सेकंड है उसको आप देख लो, उसमें मैंने सारी टेक्निक को समझा रखा है, बहुत ही सिंपल है। तो ये पीएम कैसे बना वहां पे जाके देख लो, ठीक है। अब अब आपको पता है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1793 क्या है, पीएम। तो पीएम आपको पता है कि हमने देखा था कि पीएम जो है शोर के किनारे घूम रहे थे, लक्षद्वीप में, है ना, समुद्र के किनारे शोर पे घूम रहे थे। फिर मालदीव्स पे काफी बवाल हो गया था। तो आपको याद क्या रखना है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहां पे घूम रहे हैं, शोर के किनारे। तो हु इज दी गवर्नर जनरल, जॉन शोर। बहुत ही सिंपल होता है ये सब। अब आप इस जॉन शोर से कोई भी चीज को लिंक कर दो, आपकी सारी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। नाउ लेट अस सी सम प्रोविजंस। पहला था कि जो ट्रेड मोनोपोली थी, ट्रेड मोनोपोली, ये ट्रेड मोनोपोली 20 सालों के लिए एक्सटेंड कर दी गई, फॉर 20 ईयर्स, ठीक है। आपको ये तो पता है ना, 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि ओनली द ईस्ट इंडिया कंपनी कैन ट्रेड विद द इंडिया। ये चार्टर मिला था उनको। तो यही चार्टर उन्होंने ट्रेड मोनोपोली को एक्सटेंड किया नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए। और जो ओवरराइडिंग पावर मैंने आपको अभी बताए, जो कॉर्नवालिस ने मांगे थे, वो ओवरराइडिंग पावर सभी को एक्सटेंड कर दी गई। द ओवर पावर, this overriding power were extended to all the governor generals and the governors. Do not forget about the governors of Madras and Bombay. ये ओवरराइडिंग पावर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को भी दी गई एंड दी गवर्नर ऑफ अदर प्रोविंसेस को भी दी गई। नाउ एक और चीज में बहुत इंपॉर्टेंट थी कि जो कमांडर इन चीफ थे, कमांडर इन चीफ, द कमांडर इन चीफ would not be the member of the council unless specifically appointed. Please remember this. This commander in chief would not be a member until specifically appointed. And this, in this Charter Act of 1793, the first time the drain of wealth start. Why? Because now the board of control, कौन है ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि पॉलिटिकल फंक्शंस को देख रहे हैं, जो कि फिट्स इंडिया एक्ट में हमने बनाया है। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इसकी जो सैलरी है अब इंडियन रेवेन्यू से दी जाने लगी। यानी कि अब इंडियन, पहले ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से दिए जाते थे, अब ये इंडियन रेवेन्यू से दिए जाने लगे। और ये प्रैक्टिस कब तक चली, ये प्रैक्टिस चली 1919 यानी 1919 तक ये प्रैक्टिस चली। यानी कि जो ड्रेन है वो स्टार्ट हुआ यहां से। इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू दी चार्टर एक्ट ऑफ 1793। देन कम्स दी चार्टर एक्ट ऑफ 1813। कैसे याद रखोगे, 1 is T, टाइम बना लिया। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 इज टाइम। सो क्या इसको याद रखने का बहुत इजी तरीका है, टाइम बनाया हमने, 1 is T, M is 3। देखो अगर फिर मैं कह रहा हूं आपको ये सब समझ नहीं आ रहा है तो जाके सेकंड लेक्चर देखो, 5 मिनट का काम है, एक बार देख लोगे आपको ये सब बनाना आ जाएगा। मैंने बहुत डिटेल में समझाया है इसको, और आप देख पा रहे हो कि एक बार अगर आप ये कर लोगे तो आपको रिकॉल बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि आपके पास एक थ्रेड है पकड़ने के लिए। मैंने एक थ्रेड पकड़ ली, टाइम। अब मुझे सारे प्रोविजंस याद रहेंगे, वरना आपको कभी याद नहीं होगा। आप ऐसे याद करते रह जाओगे, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 कितना भी रट्टा मार लो नहीं याद होगा। प्लीज रिमेंबर दिस। सो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 इज टाइम। नाउ आपको पता है जब टाइम होता है तो हम क्या कहते हैं, 1 मिनट। तो मिंटो 1 इज द गवर्नर जनरल हियर, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें हुई। पहला,
प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जो नेपोलियन का जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम था उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो ब्रिटिश ट्रेड है यूरोप में वो ब्लॉक हो गया था। और जो ब्रिटिश मर्चेंट थे, अब वो परेशान थे, तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड की कि भाई हमें भी इंडिया का एक्सेस चाहिए क्योंकि हम यूरोप में नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द नेपोलियन। तो अब देखो प्रेशर बहुत है ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, और उस समय जो एडम स्मिथ की जो फ्री ट्रेड थ्योरी थी लेजर की, वो भी बहुत फेमस हो रही थी। तो बहुत ही प्रेशर में आके अ, आप देखोगे कि जो मोनोपोली है ईस्ट इंडिया कंपनी की, इसको एंड किया गया। क्या किया गया? मोनोपोली को एंड किया गया। बट मोनोपोली एंड करने के बावजूद जो टी के साथ ट्रेड है, मतलब जो टी में ट्रेड है, और चाइना के साथ जो ओपीएम का ट्रेड होता था उस टाइम पे, ये अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही है। इसका मतलब इन दोनों को छोड़ के बाकी सारी कंपनियां कर सकती हैं, ब्रिटिश जो भी ब्रिटिश कंपनियां हैं वो इसके साथ कर सकती हैं। बट टी और चाइना के साथ ट्रेड अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। यानी कि मोनोपोली अभी कंप्लीट एंड नहीं हुई है। ये बात समझ में आ गई? दूसरा, इन्होंने पहली बार कहा कि जो सॉवरेनिटी है, दैट मीन्स कि ब्रिटिश क्राउन के पास एक्सप्लिसिट सॉवरेनिटी है ओवर द कंपनीज टेरिटरी। नाउ दे आर क्लेमिंग दिस सॉवरेनिटी ओवर द कंपनीज टेरिटरी। पहले इन्होंने ब्रिटिश पोजेशन कहा, अब ये कह रहे हैं कि पोजेशन वोजेशन भूल जाओ, वी ओन दी कंपनी टेरिटरी, दैट मीन्स वी ओन द इंडिया। अपनी सॉवरेनिटी बता रहे हैं ये। तो ये भी इन्होंने किया। तीसरा, इन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया। उन्होंने कहा कि यार देखो, क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ करो। देखो उस समय क्या था कि क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए बहुत प्रेशर था। तो उन्होंने कहा कि देखो, इंडिया के अंदर हमें क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजना पड़ेगा और इनका काम होगा मोरल इंप्रूवमेंट का। बताइए अब ये इंडियंस को सिखाएंगे मोरल इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो क्रिश्चियन मिशनरीज को भी पहली बार भेजा गया कि आप आओ और इंडिया में मोरल इंप्रूवमेंट करो, इनको सिखाओ कि मोरालिटी क्या होती है और कैसे बिहेव करना चाहिए। देन इन्होंने 1 लाख रुपए एलोकेट किए प्रमोशन ऑफ साइंस एंड लिटरेचर। अब ये जो 1 लाख रुपए, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो याद रखना है 1 लाख रुपए कैसे याद रखोगे? बहुत इजी है। टाइम, टाइम की कीमत कितनी है? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए किसमें दी गई? 1813। ऐसे याद किया जाता है। समझ में आया? आप बैठ के कितना भी रट्टा मार लो इन सबको, एग्जाम में कंफ्यूजन एंड यू विल बी स्टक। हमारे को एग्जैक्ट चीजें, इसीलिए मैंने आपको कहा था फर्स्ट यू नीड टू क्रिएट अ रिवर। उसके बाद तभी मैंने आपको सारे पार्ट्स पहले याद कराए थे, उसके बाद आप करेक्ट करते चलो पार्ट्स में, कुछ नहीं भूलोगे जिंदगी में कभी भी। सो हमने देख लिया कि 1 लाख रुपए एलोकेट किए गए थे फॉर द प्रमोशन ऑफ साइंस एंड लिटरेचर। नाउ द प्रॉब्लम वाज दिस मनी वाज नॉट स्पेंड। कई डेकेड्स तक ऐसे ही पड़ा रहा। क्यों पड़ा रहा? बिकॉज ऑफ द एंग्लिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी। ये आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ी है। अब इंग्लिश में दे या संस्कृत में दे, यही समझ नहीं आ रहा। तो इसकी वजह से ये कभी खर्च ही नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद इसने एक और काम किया। इसने 1813 ने जो लोकल गवर्नमेंट्स थी, लोकल गवर्नमेंट्स, इनको टैक्सेस इंपोज करने की पावर दी, टैक्सेस इंपोज करने की पावर दी। और अगर कोई टैक्स नहीं देगा तो उसको पनिश भी किया जा सकता है। दिस वाज क्वेश्चन आस्क्ड इन वन ऑफ द एग्जाम, वन ऑफ द प्रीलिम्स, दिस वाज आस्क्ड। सो आपको याद रखना है कि लोकल गवर्नमेंट्स को टैक्सेशन की पावर दी गई, और अगर आप टैक्स नहीं दोगे तो लोकल गवर्नमेंट आपको पनिश भी कर सकती है। दिस वाज द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। नाउ कम्स द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। कैसे याद रखोगे? एम, एम मॉम से याद रख लो। कैसे याद रखोगे? मॉम से। तो आपको पता है जो मॉम होती है वो हर चीज टिक करके काम करती है कि अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होती है। तो टिक से याद रखो, मॉम हर चीज को टिक करती है। तो बेंटिक, विलियम बेंटिक, कभी नहीं भूलोगे, करके देख लो। चाहे देखो, मैं फिर आपको बता रहा हूं, आप रट्टा मारने में जितना टाइम लगाते हो ना, 10-10 घंटे बैठ कर रट्टा मारते हो, फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाता है।
एक चीज मैंने आपको बता दी, दो एक सेकंड नहीं लगे और ये हमेशा के लिए आपको याद हो गया। But you are reluctant to change your method, you are reluctant to adopt new methods because कुछ नई चीज सीखने में आपको बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। यू आर रेडी टू फेस द सेम प्रीलिम्स रिजल्ट अगेन एंड अगेन, 2 नंबर 3 नंबर से रहना, बट यू आर नॉट रेडी टू लर्न। अनटिल अनलेस यू लर्न, तभी कुछ चेंज हो सकता है। आप अपना मेथड चेंज नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट चेंज नहीं होगा। So first thing is William Bentinck is the now this was the Charter Act of 1833 is the peak of centralization. That means the centralization reached to the top. Why? Because now the Governor General was the Governor General of Bengal was designated as the Governor General of India. अब उनको पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उनके पास एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर थी, एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर द होल ब्रिटिश इंडिया। यानी कि जो ब्रिटिश, ये जो बॉम्बे एंड मद्रास था, इनके पास वॉर एंड पीस वाली तो पहले ही चली गई थी। अब जो बचा कुचा लेजिस्लेटिव पावर था ये भी छीन लिया इन्होंने, कि ये जो लेजिस्लेटिव पावर है ये भी दे दी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। एंड हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? द विलियम बेंटिक। ठीक है। अब याद ये रखना है कि ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है, इसका जो ऑफिशियल नेम है, प्लीज रिमेंबर द ऑफिशियल नेम इज सेंट हेलिना एक्ट 1833। क्यों इसका नाम सेंट हेलिना एक्ट है? बिकॉज एक आइलैंड था सेंट हेलिना का, ये आइलैंड जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, इसको ट्रांसफर कर दिया गया क्राउन के पास। किसको दे दिया गया? क्राउन को दे दिया गया। इसका नाम है सेंट हेलिना एक्ट। ठीक है। अब 2-3 चीजें और इसमें समझो। एक तो मैंने आपको बता दी कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए एंड इनके पास एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर है पूरे ब्रिटिश इंडिया की। एंड द बॉम्बे एंड मद्रास जस्ट लॉस्ट द लेजिस्लेटिव पावर आल्सो। अब इस एक्ट में यह कहा गया कि अब किसी भी लॉ को, जो भी लॉज हैं, इनको हम एक्ट्स कहेंगे। इससे पहले 1833 से पहले इनको अब रेगुलेशंस कहा जाता था, रेगुलेशंस। बट अब 1833 के बाद के इन सबको एक्ट्स कहा जाएगा, लॉज को हम एक्ट्स कहेंगे। प्लीज रिमेंबर दिस। ठीक है। और जो गवर्नमेंट है इसको कहा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द काउंसिल को कहा गया इंडियन काउंसिल। इसीलिए आप देखोगे बाद में आएगा इंडियन काउंसिल एक्ट। हर चीज कनेक्टेड है। आप लोग इसको ना इतना ज्यादा अलग अलग करके पढ़ते हो कि कुछ भी आपको कनेक्टेड वे में समझ नहीं आता। देखो आप पूरी स्टोरी आप दिस इज अ कनेक्टेड स्टोरी। आप पहले लाइन से और लास्ट लाइन तक आप देख रहे हो कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड। बट द प्रॉब्लम इज आपकी बुक्स में एंड ज्यादातर जो देखा है मैंने, उसमें क्या होता है, बस एक्ट्स के प्रोविजन पढ़ा देते हैं, याद कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो पहली चीज हमने ये समझ ली कि अब जो काउंसिल है उसको क्या कहेंगे? इंडियन काउंसिल कहेंगे। नाउ अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका जो कमर्शियल फंक्शंस था, किसके पास था? सी फॉर कमर्शियल, सी फॉर सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। दिस कमर्शियल फंक्शन वाज, जो ये कमर्शियल फंक्शन था, ये प्रिविलेज भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली गई। किस चीज में मोनोपोली थी? टी एंड ट्रेड विथ चाइना। ये भी एंड कर दिया गया, यानी कि अब मोनोपोली खत्म हो गई। एंड रिमेंबर दैट कि काउंसिल के अंदर एक फोर्थ मेंबर ऐड किया गया। फोर्थ मेंबर काउंसिल के अंदर कितने थे? फिर देखो ध्यान से, थोड़ा समझो इस बात को। स्टार्टिंग में कितने थे? 4। मैंने बोला है 4 में से जो 3 थे ये हेस्टिंग के अगेंस्ट थे, तो इसको कम करके 2 कर दिया गया। अब इस 2 में इसको फिर से एक ऐड कर दिया गया। ये जो ऐड किया गया ये था लॉ मेंबर। 1833 में जो ऐड किया गया फोर्थ मेंबर, वो थे कौन? लॉ मेंबर। और ये कौन थे? मैकॉले। ठीक है। नाउ पहली बार इसमें इस 1833 के अंदर अटेम्प्ट किया गया कि ओपन कंपटीशन लाया जाए। ओपन कंपटीशन
किस चीज के लिए? ओपन कंपटीशन फॉर दी सिविल सर्विसेज। बट ये कभी प्रोविजन आ नहीं पाया, क्यों? क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको अपोज कर दिया। एंड क्योंकि इससे पहले जो सिविल सर्विस के जो ऑफिसर होते थे उनको कौन अपॉइंट करता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर थी। बट अब ओपन कंपटीशन आ रहा था तो इनको तकलीफ हो रही थी, तो इन्होंने बहुत रेजिस्ट किया। इसकी वजह से ये जो प्रोविजन था ओपन कंपटीशन का, ये कभी नहीं आ पाया। ठीक है। अब इसके अंदर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन था, सेक्शन 87। ठीक है। 80 सेक्शन, जो 87 सेक्शन था, जिसको हम कहते हैं इक्वालिटी क्लॉज। प्लीज रिमेंबर दिस, इक्वालिटी क्लॉज। ये इक्वालिटी क्लॉज ये कहता है कि नो नेटिव शैल बी डिसेबल्ड फ्रॉम होल्डिंग ऑफिस ड्यू टू द रिलीजन, कलर और डिसेंट। इसका मतलब आप किसी को भी रिलीजन, कलर एंड डिसेंट के बेसिस पे ये नहीं कह सकते कि ये इस ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकता। सो ये इक्वालिटी क्लॉज लाया गया था। बट अनफॉर्चुनेटली ये एक डेड लेटर ही रहा, इसको कभी भी अप्लाई नहीं किया गया। रीजन आपको समझ में आ रहा है कि ये लोग कभी भी इंडियंस को आगे नहीं आने देंगे। ठीक है। अब एक चीज मैं आपको और इसमें बताना चाहता हूं। ये जो आप देख रहे हो एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, इसकी थोड़ी सी आप कहानी समझो तो आपको चीजें क्लियर होंगी। अब हुआ ये कि इस एक्ट के अंदर गवर्नर जनरल को डायरेक्ट किया गया कि यू नीड टू एबॉलिश दी स्लेवरी। कब किया गया? 1836 में। लेकिन आप 1836 में इधर कोई क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, तो आपको याद रखना है कि जो इसके अंदर जो गवर्नर जनरल है उनको अबॉलिश करने के लिए डायरेक्शन दी गई 1836 में। बट लेट अस सी सम मोर पॉइंट्स। देखो, मैकॉले ने, जो लॉ मेंबर थे मैकॉले, इन्होंने एक एक्ट पास किया जिसमें उन्होंने कहा कि अब जो यूरोपियंस है दे आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू द लोकल कोर्ट्स। लोकल कोर्ट्स यानी लोकल कोर्ट्स भी अब यूरोपियंस को ट्राई कर सकते हैं इन दी सिविल केसेस ओनली, नॉट इन दी क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस। यूरोपियंस ने इस एक्ट को कहा ब्लैक एक्ट। व्हाई? बिकॉज दे डोंट वांट कि इंडिया के जो छोटे मोटे लोकल कोर्ट्स हैं ये इनको देखे। बिकॉज वो तो रेशियल सुपरियरिटी में मानते हैं ना, उनके हिसाब से तो वी वर वेरी इंफीरियर। तो उन्होंने बाइकआउट किया और इसी एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा जाता है। ठीक है। और इनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, प्रिविलेज इज अ प्रिविलेज ऑफ द स्किन। रहने दो, मतलब क्या ही बोले आप। नाउ कम्स द चार्टर एक्ट ऑफ 1853, जिसको हम मिनी पार्लियामेंट कहेंगे। ठीक है। कैसे याद रखोगे? 5L होता है, ये M होता है, लाइन बना देंगे, लाइन। नाउ वी नो दैट कि आप हाउस में क्या पियोगे? लाइम वाटर। बहुत गर्मी है, लाइम वाटर पियोगे। हाउस मीन्स डल हाउसी। सो हु वाज द गवर्नर जनरल? डल हाउसी। ठीक है। एंड दिस वाज द लास्ट चार्टर एक्ट। ठीक है। कुछ चीजें इसमें आप देखते हैं। सबसे पहला, इसने पहली बार एग्जीक्यूटिव फंक्शन एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस को सेपरेट कर दिया। आपको पता है, आपने अगर थोड़ी भी पॉलिटी पढ़ी है तो लेजिस्लेटिव होते हैं जो लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो कि लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं। तो पहले दोनों काम एक ही काउंसिल कर रही थी। नाउ द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ने क्या किया? दोनों को अलग कर दिया, यानी कि एग्जीक्यूटिव फंक्शंस अलग, लेजिस्लेटिव फंक्शन अलग कर दिए। और इसके लिए इन्होंने, यहां पे समझो थोड़ा सा, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, 1853 इज लाइम। लाइम मीन्स घर में हम हाउस में क्या पीते हैं? लाइम वाटर, डल हाउसी। ठीक है। इसने क्या किया? लेजिस्लेटिव फंक्शन को अलग कर दिया, एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग कर दिया। और लेजिस्लेटिव फंक्शन के लिए इन्होंने बनाया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें 12 मेंबर्स थे, 12 मेंबर्स।
इसी को मिनी पार्लियामेंट हम कह रहे हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन ऐसे करता था जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट फंक्शन करता है, वैसे करता था। ठीक है, अब इसमें पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशंस लेके आए गए, लोकल रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट टाइम दी लोकल रिप्रेजेंटेशन वाज इंट्रोड्यूस, लोकल रिप्रेजेंटेशन। और 4 मेंबर्स अपॉइंट किए गए, यहां पे देखो, पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशंस लाए गए एंड 4 मेंबर्स वर एडेड। कितने याद रखना है आपको? 4 मेंबर्स। अब ये जो 4 मेंबर्स हैं, ये अपॉइंट किए जाते थे, दे वर अपॉइंटेड बाय द लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ, कौन कौन सी गवर्नमेंट थी? मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। बंगाल एंड आगरा। तो इनकी लोकल गवर्नमेंट 4 लोगों को अपॉइंट करती थी। तो पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन यहां पे शुरू हुआ एंड फाइनली, फाइनली ओपन कंपटीशन को यहां पे हमने इंट्रोड्यूस किया। एंड ये जो ओपन कंपटीशन हमने इंट्रोड्यूस किया, इसके लिए एक और कमिटी बनाई गई जिसका नाम था मैकॉले कमिटी। देखो, तो मैकॉले कमिटी बनाई गई 1854 के अंदर, जिसका अब इसका इंपैक्ट क्या था कि अब पहली बार इंडियन जो थे वो भी कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज के अंदर एंटर कर सकते थे। एंड पहली बार कौन गए? सत्येंद्र नाथ, दी सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये पहले इंडियन बने जो आईसीएस ऑफिसर बने। कब बने? 1863 में। फर्स्ट इंडियन टू बिकेम दी आईसीएस ऑफिसर इन 1863, सत्येंद्र नाथ टैगोर। सो आप ये जो देख रहे हो आईसीएस की जो फाउंडेशन है, ये यहीं से आई है। ठीक है, इसमें बहुत सारी और चीजें भी हुई, जैसे कि जो हमारे डायरेक्टर्स थे, जो डायरेक्टर्स हुआ करते थे, पहले 24 डायरेक्टर्स हुआ करते थे, इसको कम करके 18 कर दिया गया, जिसमें से 6 जो थे वो क्राउन द्वारा अब नॉमिनेटेड होते थे। क्राउन द्वारा ये नॉमिनेटेड किए जाते थे। एंड जो लॉ मेंबर ऐड किया गया था, जो चौथा लॉ मेंबर ऐड किया गया था, उसके पास अब फुल मेंबरशिप आ गई थी। नाउ इसके पास वोटिंग पावर भी थी। पहले इसके पास वोटिंग पावर नहीं थी, अब इसके पास वोटिंग पावर भी है, फुल मेंबर की तरह काम करेगा। और इसमें एक और चीज हुई थी कि इसमें एक्सटेंड तो किया गया, बट ये स्पेसिफाई नहीं किया गया कि 20 इयर्स के लिए हम एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी कि दिस वाज, इसमें कहीं भी एक्सटेंशन का जिक्र नहीं था। तो इससे ये हमें सिग्नल मिलता है कि कंपनी का रूल बहुत जल्द एंड होने वाला है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। तो ये कुछ मैंने आपको इजी रिवीजन के लिए डाला है। दीज आर दी पॉइंट्स फॉर दी प्रीलिम्स। आप अपने नोट्स में अगर देखोगे तो नीचे मैंने आपको एक प्रीलिम्स फोकस के लिए दिया है, क्योंकि यहां पे ज्यादातर गलतियां करते हैं। दिस इज कॉमन। जैसे सुप्रीम कोर्ट और फेडरल कोर्ट में बहुत ज्यादा गलतियां होती है। अगर आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट कब बना था? कैलकाटा में 1774 में, थ्रू दी रेगुलेटिंग एक्ट। और फेडरल कोर्ट कब बना है? 1937 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। मैं पढ़ाऊंगा अभी नेक्स्ट लेक्चर में, हम यही देखेंगे। तो इन दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, तो मैंने पहले ही डाल दिया है आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो। दूसरा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, वो कब बना था? 1784 में। एबॉलिश कब हुआ? 1858 में। जब मैं आपको 1858 का बनाऊंगा तो वहां आपको बताऊंगा। उसके बाद ये जो 1 लाख ग्रांट है, ये मेंशन कहां पे था? 1813 के एक्ट में। कैसे याद रखोगे 1 लाख? मैंने कैसे बताया था कि टाइम की कीमत कितनी है? 1 लाख। टी इज 1, एम इज 3, 1813। कभी नहीं बोलोगे जिंदगी में। ठीक है, लॉ कमीशन सबसे पहले कब आया था? द लॉ कमीशन 1833 में आया था, मैकॉले। ओपन कंपटीशन सबसे पहले अटेम्प्ट कब किया था? 1833 में। पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको मना कर दिया, तो ये हो नहीं पाया। तो 1853 में मैकॉले कमेटी बनाई गई और ओपन कंपटीशन लाया गया, और फर्स्ट जो आईसीएस ऑफिसर बने वो सत्येंद्र नाथ बने। दूसरा, ये जो कमर्शियल बॉडी है, ये कब एंड हुई? 1830 में, क्योंकि उन्होंने मोनोपोली उनकी खत्म हो गई, एक्सेप्ट द टी एंड दी चाइना।
एंड 1833 में सारे के सारे कमर्शियल फंक्शन इनके चले गए अपने हाथ से। उसके बाद ये जो आप एक्सटेंशन ऑफ 1793 देख रहे हो, ये जो ओवरराइडिंग पावर है, ये सिर्फ गवर्नर जनरल को नहीं दी गई थी, याद रखना है, मैं फिर कह रहा हूं, ये जो पावर थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और गवर्नर्स ऑफ द प्रेसिडेंसी उनको भी दी गई। तो ये कुछ पॉइंट्स है प्रीलिम्स में, आप गलतियां इसमें बार बार होती हैं, इसलिए मैंने इसको अलग से मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का क्राउन रूल पूरा देखेंगे, सेम स्टोरी फॉर्मेट में। आपको ध्यान रखना है, ये आपके रिवीजन के लिए मैंने समरी टेबल डाल दिया है इंपॉर्टेंट एक्ट्स की, ताकि आपको ये सारी चीजें याद रहें। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है टेलीग्राम से आप कर सकते हो, मेरी वेबसाइट पे से भी कर सकते हो, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो, यू विल फाइंड द लिंक।